वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव बेहतरीन टॉपिक, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। सब हम वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं, बट इसके पहले हम देखते हैं सब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी थी। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पीएलआर की। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी 3 कॉन्सेप्ट की। एक था आपका एफसीसीबी, एक था आपका एफसीईबी। अरे भाई, पीएलआर मतलब प्रीवियस लेक्चर रिवीजन। और एक था हमारा कॉन्सेप्ट आईडीआर का, राइट। तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट की बात करी थी। अच्छा, एफसीसीबी क्या होता है? तो भाई एफसीसीबी एक तरीके का बॉन्ड होता है जो इश्यू होगा फॉरेन करेंसी में और कल के दिन कन्वर्ट होगा। तो मेरी कंपनी ने अगर इश्यू करा, टाटा मोटर्स ने, हमने एग्जांपल टाटा मोटर्स का लिया था, तो टाटा मोटर्स का आपको इक्विटी मिल जाएगा भविष्य में। ये होता है इसका बेनिफिट। दूसरा पॉइंट, जो भी पैसा आपने रेज करा है भाई, आपको याद रखना है एंड यूज रिक्वायरमेंट फॉलो करना है ईसीबी का। ये पैसा आपको जो जो रिस्ट्रिक्टेड है वहां वहां पैसा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। मतलब ईसीबी की जो एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का आपको भली भांति ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है। ये अनसिक्योर्ड नेचर के रहेंगे, रमशन इनका हो जाएगा। और इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या है कि भाई इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है। इनके पास क्या होता है यार? ऑप्शन, राइट। कि भाई आप कल के दिन क्या कर लो, आप उसमें कन्वर्ट कर लो। तो हमने ये पूरा का पूरा कंटेंट की बात यहाँ की थी, राइट। आपको दिखा दें फटाफट। ये तो हो गया एक्सचेंजेबल और ये हो गया हमारे पास एफसीसीबी का, राइट। तो ये पूरी हमने बात करी थी 1 2 3 पॉइंट। ये वाला पॉइंट थोड़ा विशेष खास काम का था और इसमें 25% वाला आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आरबीआई के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल की बात करी थी। फिर आया था आपका एफसीईबी। एफसीईबी में हमने ये डायग्राम पूरा का पूरा देखा था कि मेरी टाटा मोटर्स वाली कंपनी है जो इशू करेगी एफसीईबी। और आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा टीसीएस का इक्विटी, जो प्रमोटर ग्रुप को फॉलो करती है। टीसीएस का शेयर कंपलसरी लिस्टेड होगा ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और वो एलिजिबल है क्या लेने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए एलिजिबल है। इशुइंग कंपनी को हम बोलते हैं, टाटा मोटर्स को बोलेंगे इशुइंग कंपनी, और ऑफर्ड कंपनी कौन होगी? हमारी ग्रुप कंपनी, वो टीसीएस वाला हमारा एग्जाम्पल। एक्सचेंजेबिलिटी की बात कर दी, कंडीशन की बात कर दी, एग्जाम्पल की बात हमने कर दी है। और हमने क्या देखा था यहाँ पर? फिर हमने डिफरेंस बिटवीन की बात की थी। 7 तरीके के पॉइंट्स पे ऑन द बेसिस ऑफ 7 पॉइंट्स हमने डिफरेंस बिटवीन क्रिएट किया था। इशूअर के बेसिस पर, कन्वर्जन के बेसिस पर, ओनरशिप इंपैक्ट के बेसिस पर, पर्पस, रिस्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो 7 तरीके के पॉइंट है। एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आए तो आप इजीली लिख पाए। ये डिफरेंस बिटवीन याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने यहां तक बात कर ली थी। फिर अपन ने बात करी थी आईडीआर की। फिर अपन ने बात करी थी यार आईडीआर की। आईडीआर क्या होता है भाई? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये हमने डायग्राम देखा था प्रॉपर, एक फ्लो चार्ट जैसा। अच्छा, इसमें हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हुई हमारी स्टेप 1, ये हुई हमारी स्टेप 2, ये हुई हमारी स्टेप 3 और ये हुआ हमारा स्टेप 4, राइट। तो इस तरीके से ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा कि भाई बाहर वाली कंपनी को भारत से पैसा रेट करना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी ने 2010 में भारत से आईडीआर इशू लेकर आए थे। तो अगर इनको भारत के इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना है तो लॉ ने बोला बिंदास आप करो, आपको आईडीआर लाना पड़ेगा। आईडीआर लाना पड़ेगा, सब कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले एप्पल कंपनी क्या करेगी यार? अपने जितने भी शेयर्स के बदले में, मतलब जितने रुपए का भी उसको आईडीआर लेकर आना है, उसके इक्विवेलेंट शेयर्स वो किसको दे देगी? आउटसाइड कस्टोडियन को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शेयर्स होल्ड करेगा वो आउटसाइड कस्टोडियन वाला ही होल्ड करेगा। इंडिया वाले को वो इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई से फॉर एग्जांपल मेरी एसबीआई बाहर है, एसबीआई भारत में है, तो वो एसबीआई को अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि तू एक काम कर, बाहर इंडिया वाले इन्वेस्टर्स को आईडीआर इशू कर दे। ये हमारा आईडीआर का कंसेप्ट था। किस तरीके से काम करता वो हमने बात की, एग्जाम्पल की हमने बात करी थी। ये आईडीआर का पूरा सिस्टम हुआ। चलो, अब हम बात करें यार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है साहब डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम लाए हैं इसको, क्या फायदा है डेरिवेटिव्स से, और एक्चुअल में किसको फायदा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो याद रखना डेरिवेटिव्स जो है
इसको अगर थोड़ा सा और हम जाएं तो ये बात करता है ड्राइव की। मतलब डेरिवेटिव एक्चुअल में कुछ नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है, इसके नीचे कोई ना कोई बेस सिक्योरिटी है, राइट? तो ही डेरिवेटिव आएगा। से फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर है, करेक्ट? ये तो हुआ कैश मार्केट। चलो थोड़ा सा आपको अलग चीज से बताया जाए। हम बात कर रहे हैं सब डेरिवेटिव्स की। अब अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? बराबर है। डेरिवेटिव को आप कैसे समझें साहब? बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यार, आपको पता है साहब, एक है आपके पास प्यारा सा स्टॉक मार्केट, करेक्ट? अब से फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है यार? मुझे करना है इन्वेस्ट। मेरे पास मान के चलो साहब 10 लाख रुपए है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार? मुझे परचेज करना है साहब रिलायंस कंपनी के शेयर, जिसका सिंबल क्या है? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है? तो मेरे पास किस किस तरीके से मैं पैसा लगा सकता हूं रिलायंस कंपनी के शेयर में, ताकि रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़े तो मेरा प्रॉफिट बढ़े, वो हम बात करेंगे किस किस तरीके से मेरे पास लगाने का विकल्प है। बराबर है? तो मैं क्या करूं यार? मान के चल रहे हैं कि भाई रिलायंस कंपनी का शेयर करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज पर शेयर, सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट? कितने का है यार शेयर? 1000 का। तो मैं क्या करूं यार? सिंपल है, मुझे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई मैं क्या करूंगा? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं गया ब्रोकर के पास। फॉर एग्जाम्पल मैं गया एंजल ब्रोकिंग के पास। एंजल ब्रोकिंग के पास यहां पर मैंने ओपन कराया अपना डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मैंने क्या ओपन कराया? अपना डीमैट अकाउंट। तो मेरा एक डीमैट अकाउंट खोल दिया उन्होंने। मैंने इस डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करा 10 लाख रुपए। कितना पैसा इन्वेस्ट करा? डिपॉजिट करा 10 लाख रुपए। फिर बाद में मैंने इस डीमैट अकाउंट को ओपन कराया और मैंने इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10 लाख रुपए के शेयर बाय कर लिए। तो अगर 1000 रुपए का पर शेयर आ रहा है तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ गए यार? 1000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 1000, राइट? तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए बॉस? 1000 शेयर्स आ गए हैं। अब कल के दिन ये 1000 का 1050 रुपए हुआ इसकी प्राइस, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000 शेयर्स इंटू 50, मतलब बैठे बैठे आराम से 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा, राइट? ये हुआ कंसेप्ट आपका डेरिवेटिव का। और मान के चलो ये हुआ कंसेप्ट आपका कैश मार्केट का। मान के चलो ये प्राइस है आपकी जनवरी 2025 में, और ये प्राइस आई मार्च 2025 में। तो आपने क्या करा?
2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया यार? 50,000 रुपए का, करेक्ट? अब दूसरा ऑप्शन, ये तो हुआ पहला कैश मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, जहां पर मैं जाऊंगा, पैसा लगाऊंगा और अपने इक्विटी परचेज करके होल्ड करूंगा, राइट? चलो, दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट होता है दो तरीके का, मतलब होता तो बहुत तरीके का है, बट हम अभी फिलहाल दो तरीके की बात करेंगे इक्विटी के रिस्पेक्ट में। एक होता है फ्यूचर मार्केट और एक होता है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शंस, राइट? चलो, अब इन फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, यहां पर होता है यहां पर मुझे बाय करना पड़ता है एक लॉट, राइट? बाय करना पड़ता है मुझे लॉट। अब क्या होता है यहां पर आप सिंगल RIL शेयर्स बाय नहीं कर सकते, यहां पर आपको बाय करना पड़ता है लॉट। इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये लॉट कौन फिक्स करता है? फिक्स बाय एक्सचेंज या सेबी। अब फायदा क्या है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है या मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास कितना पैसा है? 2 लाख रुपए है, राइट? अब मुझे बाय करना है रिलायंस कंपनी के शेयर्स को, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या मैंने टेक्निकल कुछ चेक करा, मुझे लग रहा है कि यार नहीं, रिलायंस का कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या करा? 2 लाख रुपए लाया, ये 2 लाख रुपए मैंने लगा। अब देखो क्या है सिस्टम, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं स्पॉट मार्केट में जाता, करेक्ट, और मैं बोलता ब्रोकर को कि भाई मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है रिलायंस कंपनी के शेयर में, तो वो बोलता वो ठीक है सर, अभी चल रहा है प्राइस 1,000, राइट? आप 200 शेयर्स बाय कर सकते हैं, किसके? रिलायंस कंपनी के। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1,000, आपके पास टोटल कितना पैसा है? 2 लाख रुपया। बट मैं थोड़ा सा और मैं गया सब ब्रोकर के पास, मैंने बोला भाई मुझे बाय करना है इसका फ्यूचर, RIL का फ्यूचर। बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि मैं, अच्छा, यहां पर आपको परचेज करना पड़ता है लॉट। उन्होंने बोल दिया कि भाई से फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर्स का एक लॉट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यार? अगर स्पॉट में परचेज करने जाते तो 10 लाख रुपए चाहिए पड़ता। कैसे? 1,000 शेयर इंटू 1,000 प्राइस, करेक्ट? 1,000 शेयर इंटू 1,000 प्राइस। बट जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको
ये जो वैल्यू है 1000 शेयर्स की, राइट, इसका आपको 15 से 20% तक देना पड़ता है। लगभग आपको 1.5 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करो और इस 1.5 लाख रुपए में आपको मिल जाता है एक राइट टू बाय वन लॉट ऑफ RIL शेयर्स। इसका मतलब ये है कि भाई मैंने कितना इन्वेस्ट करा, 1.5 लाख रुपए, और इसके बदले में मेरे पास कितने शेयर्स हैं रिलायंस के, 1000 शेयर्स, करेक्ट। अब कल के दिन से फॉर एग्जांपल ये है, याद रखना ये हुआ एक लॉट, 1 लॉट ऑफ रिलायंस, करेक्ट। अब कल के दिन मान के चलो ये मैंने बाय करा, अब कल के दिन ये 1000 शेयर लिया मैंने एट ₹1000, करेक्ट। ये लिया मैंने 10 मार्च 2025 को। 11 मार्च 2025 को इसका भाव हो गया 1020 रुपया। 12 मार्च 2025 को ये हो गया सब 1030 रुपया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे क्या बेनिफिट है, मैंने कितने पे लिया था यार, 1000 रुपए पे एट ₹1000 पर शेयर, करेक्ट। तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि भाई एक शेयर जो था मेरा कितने का, 1000 रुपए का, उसका रेट क्या हो गया, उसका रेट क्या हो गया आपका 1030 रुपए। 10 तारीख को लिया था मैंने, राइट, और उसका रेट आपका 12 तारीख तक हो गया 1030 रुपया। तो यहां पर क्या हुआ, ओवरऑल कंसेप्ट की बात करें तो यहां पर क्या हुआ भाई कि आपको विद इन 2 डेज ₹30 पर शेयर का बेनिफिट हो गया, राइट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर, 30,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1.5 lakhs, राइट। 1.5 लाख रुपए के ऊपर मुझे कितने का बेनिफिट हो गया यार, 25,000 का, करेक्ट। मोटा मोटी सब 20% का प्रॉफिट हुआ। याद रखना ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें रिस्क भी उतनी है। रिस्क क्या है, अगर से फॉर एग्जांपल ये नीचे जाता, इस दिन ये 980 हो जाता, 960 हो जाता, तो फिर मुझे लॉस भी होता, राइट, वो वाला कंसेप्ट है।
अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये बताओ यार, आपने 10 लाख रुपए की चीज आपने बाय कर ली कितने में? 1.5 लाख रुपए में। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इनकी होती है एक्सपायरी। हर मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है और हर मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की होती है एक्सपायरी। इसका मतलब ये है, ऑलवेज रिमेंबर एवरी future contract has a monthly expiry, right? अच्छा, दूसरी बात, RIL फ्यूचर के जो शेयर्स हैं इसकी प्राइस कितनी होगी वो डिपेंड करता है RIL स्पॉट। इसका मतलब, अच्छा, मंथली एक्सपायरी में होती है एवरी थर्सडे, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। हर महीने की आखिरी थर्सडे को उसकी होती है एक्सपायरी। मार्च की एक्सपायरी कब होगी? तो भाई मार्च में जो आखिरी थर्सडे पड़ रहा होगा वो उस दिन मेरा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, मार्च का रिलायंस फ्यूचर हो जाएगा एक्सपायर। एक्सपायर मतलब जो भी प्राइस चल रहा होगा, से फॉर एग्जाम्पल 1040 रुपए चल रहा होगा, तो वो 1040 पे हो जाएगा खत्म। आपको कंपलसरी उसको सेल करना पड़ेगा 40 रुपीज पर। देखो यार ध्यान से, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में आपका इक्विटी शेयर गिर गया, 1000 का 800 रुपए भी आ गया, आप उसको जिंदगी भर होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर को जिंदगी भर होल्ड नहीं कर सकते। इसको आप उस पर्टिकुलर मंथ की थर्सडे तक ही होल्ड कर पाओगे, लास्ट थर्सडे तक। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको आपको कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये वाली कंपनी के शेयर में प्राइस में चेंज हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन। आपको कोई अंदर की इंफॉर्मेशन पता है, सब आप वो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, आपको वो समझ है कि वो प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, आपको इतना ज्ञान विज्ञान सब है आपको। तो वो वाला कंसेप्ट है, ये आपका रिलायंस का सिस्टम है, राइट? तो रिलायंस के फ्यूचर के शेयर्स में जो भी चेंज होगा वो डिपेंड करेगा सब RIL के स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट की बात है, राइट? इसका मतलब ये होगा, आप अगर कभी ब्रोकर के यहाँ जाओगे और ब्रोकर के यहाँ देखोगे तो वहां पर एक तो रिलायंस कंपनी का शेयर रहेगा और एक लिखा रहेगा RIL फ्यूचर। से फॉर एग्जाम्पल इसका दाम 1000 है तो इसका दाम 1005 या 1010 होगा, आगे पीछे चलता रहता, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट आप अगर उसकी स्क्रीन पर चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप उसको बोलोगे भाई रिलायंस का भाव क्या चल रहा है, तो आपको बोलेगा 1000। और आपने अगर उसको बोला सर रिलायंस का फ्यूचर क्या रेट चल रहा है, तो आपको वो थोड़ा सा 1002, 1900, 998, मतलब प्लस माइनस 5-10 रुपए चलता रहता है। इसका मतलब आप वो 5-10 रुपए महंगा खरीदोगे तो ऑब्वियसली 5-10 रुपए महंगा बेचोगे भी। आप बोलोगे साहब इसमें हमें लॉस, कोई लॉस नहीं है। अरे 1005 में खरीदोगे तो 1015 हो जाएगा। ये कल के दिन 10 रुपए बढ़ा तो क्या हो जाएगा 1010, तो ये कितना हो जाएगा 1015। प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना लगभग रहे। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करा साहब, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करा और 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्ट में आपने 10 लाख रुपए का माल ले गए। हम बोलते हैं इसको इक्विटी, मतलब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ले गए हो, राइट? आगे एक और होता है, ये तो हुआ फ्यूचर मार्केट, एक होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस की भी मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी एवरी लास्ट थर्सडे, बराबर है? एवरी लास्ट थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट और कम चाहिए पड़ता है। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइस में मूवमेंट कब होने वाला है। प्राइस मूवमेंट इज द की, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या होता है सब, 1,000 रुपए का, अच्छा इसको, अब यहाँ पर ये ऑप्शंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। पुट लिखना है भाई, एक होता है पुट ऑप्शन, राइट, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। जब आपको लग रहा है कि नहीं रिलायंस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो आप क्या परचेज करोगे, उसका कॉल ऑप्शन। और जब आपको लग रहा है कि रिलायंस कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, देन इन दैट केस आप क्या परचेज करोगे, उसका पुट ऑप्शन। बहुत ध्यान से, अभी करंट मार्केट प्राइस है 1,000, आपका एनालिसिस बोलता है आज है से फॉर एग्जांपल 2 मार्च 2025, राइट। आपका एनालिसिस बोलता है कि अगले 10 दिन में सब ये जाएगा 1,040 रुपए, तो आप क्या करोगे, आप इसका करोगे कॉल बाय। अब क्या होता है, यहां पर होती हैं कुछ कुछ प्राइस जिनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, राइट। ये है आपका करंट मार्केट प्राइस, और करंट मार्केट प्राइस की होती है स्ट्राइक प्राइस। से फॉर एग्जांपल 1,000 सी, आप वहां टाइप करोगे रिलायंस 1,000 सी, तो आपको वो कुछ एक प्राइस देगा। से फॉर एग्जांपल उसने बोला 25 रुपीज, लॉट साइज कितने का है, वही फ्यूचर वाला 1,000 का। इसका मतलब आप 25,000 का मार्जिन देकर, राइट, आप 25,000 रुपए में यू कैन बाय 1,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। आया समझ में। और आप जाओगे, आप बोलोगे साहब 1,010 सी, तो वो थोड़ी सी कम प्राइस का रहेगा, वो रहेगा 22 रुपए। 1,020 सी वो रहेगा 17 रुपए। अकॉर्डिंगली ये प्राइस प्लस माइनस इसका फॉर्मूला है कि ऑप्शंस का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मूला होता है प्रॉपर। मतलब जितना दूर प्राइस रहेगी उतनी उसकी कम प्राइस रहने वाली है। ये अच्छा, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो ये 1,000 सी, 1,010 सी, सी मतलब कॉल ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं यार कल के दिन साहब ये गिरेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये गिरेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे इसका पी, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार साहब ये तो 980 जाएगा या 970 जाएगा, अगले 10 दिन के अंदर बाजार गिरेगा वहां पर, तो आप क्या लोगे इसका, या फिर आपके पास कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो कि गलत है वैसे, अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसी जानकार इंफॉर्मेशन है, तो इन दैट केस आप लोगे इसका पी। 980p, 960p, 940p, सीधी बात है, जितनी दूर का लोगे इस करंट प्राइस से, राइट, जो अभी चल रही है, ये स्पॉट मार्केट की प्राइस है, बराबर है। जितना दूर का लोगे उतना आपको ये होता है प्रीमियम। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं यार, प्रीमियम, राइट। कल के दिन अब ध्यान से देखना, जितना ये प्राइस इस प्राइस के नजदीक आएगा, अकॉर्डिंगली ये 17 रुपए 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जितना जितना ये प्राइस इसके नजदीक आते जाएगा, अकॉर्डिंगली कल के दिन से फॉर एग्जांपल 10 दिन में ये 1100 हो गया, तो ये 17 रुपए का आपका ये हो जाएगा 80 रुपए। सोच लो कितना मल्टीप्लाई हो गया। आपका भाव क्या था भाई, 25 रुपए में लिया था आपने, तो ये 25 वाला ये आपका हो जाएगा कम से कम साहब 90 रुपए या 100 रुपए भी क्रॉस कर जाए। सोचो पैसा आपका 4 गुना हो गया, 25,000 रुपए पे 75,000 का प्रॉफिट। बट होता क्या है, ऑप्शंस में एक टाइम डिके चलता है। जैसे जैसे आपका ये तारीख जो है ये इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर।
जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से एक थीटा कंसेप्ट होता है, ये ऑटोमेटिक गिरता जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में होता है। हमारे पास कौन कौन से होते हैं यार? दो तरीके के, एक होता है स्पॉट जो हमने बात करी है, एक होता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। चले पहले पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं डेरिवेटिव्स में, बस हमारे सिलेबस में इतना ध्यान रखें काफी है। चले डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स मतलब हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस के स्पॉट के प्राइस पर, करेक्ट। फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, रिलायंस फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, ये डिपेंड करेगी स्पॉट की प्राइस पर। द अंडरलाइंग एसेट्स कुड बी एनी सिक्योरिटी, कमोडिटी, इंडेक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट और एनी फाइनेंशियल वेरिएबल, राइट। अगर हम बोले तो साहब द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बट अदर फॉर्म लाइक स्वैप, कैप, फ्लोर, कॉलर आर आल्सो यूज्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट। डेफिनेशन की बात करें डेरिवेटिव द टर्म, अच्छा तभी तो बोला है मैंने कि भाई डेरिवेटिव मतलब वो ड्राइव करता है अपनी वैल्यू। तो रिलायंस फ्यूचर अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव करेगा? रिलायंस के स्पॉट कैश मार्केट के मार्केट्स की प्राइस से। Derivative is defined under the SCRA Act as a security derived from a debt instrument, share, loan, secured, unsecured, risk instrument, contract for differences or any other type of securities. A contract that derives its value from the prices or index of prices of underlying securities इसको बोलते हैं contract. Commodity derivatives होता है when the value is based on the commodity like gold, silver, oil, crude oil, wheat, NCDX. अदर इंस्ट्रूमेंट याद रखना ये एक दुनिया है साहब, इसमें पढ़ने का बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव, अपन सिंपल बात कर रहे हैं बहुत, जो आपके स्टडी मटेरियल में उससे आगे निकल गए यार। फ्यूचर, अ फार्मर, अब ये देखो बिल्कुल सिंपल है। अ फार्मर सेल्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हीट एट 25 पर केजी, लॉकिंग इन प्राइस टू अवॉइड फ्यूचर प्राइस ड्रॉप्स। हमने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साहब जून का, मार्च के मंथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जून का कि भाई मैं आपको 25 रुपए पर केजी बेचूंगा, ताकि फार्मर को प्रोटेक्शन मिल गई कि साहब कल के दिन अगर गिर गए भाव 22 रुपए आ गया तो उसे कोई नुकसान नहीं है। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर 22 रुपए आ गया तो भी फार्मर को 25 रुपए मिलेंगे, ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने आज डिसाइड कर लिया, प्राइस आज डिसाइड हो गई। भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन, हमने जो बात करी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है, बहुत ध्यान से। रवि ने बाय करा कॉल ऑप्शन टू बाय अ स्टॉक एट 100। इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस टू 120 तो बंदे को 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। पुट ऑप्शन, श्वेता ने बाय करा साहब पुट ऑप्शन टू सेल एट 50। अगर 40 हो जाता है तो बंदा क्या करेगा साहब, अवॉइड कर देगा, उसको लॉस होगा अकॉर्डिंगली। अच्छा ये सेल का ये अलग सिस्टम होता है भाई, हमने बोला पुट ऑप्शन बाय करने का, यहाँ पर हम पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, फिर कभी बात करेंगे कि क्या होता है कंसेप्ट। स्वैप, स्वैप मतलब होता है एक्सचेंज करना, राइट। ये होता है एक्सचेंज करना। अब अगर स्वैप की बात करें यार, तो स्वैप में बहुत सारी तरीके का स्वैप होता है बेसिकली, राइट। स्वैप की बात करें तो आपके मॉड्यूल में तो बहुत कम तरीके का स्वैप बोला है। अगर हम स्वैप की बात करें तो भाई डेरिवेटिव्स में स्वैप होता है बहुत तरीके का, सिर्फ हम नाम लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। एक है आपके में इंटरेस्ट रेट स्वैप, राइट। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, यहां पर हम फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट को एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो एक तो हमारे पास स्वैप का ये तरीका है। दूसरा और कौन से तरीके का होता है, एक होता है यार करेंसी स्वैप। अरे भाई RIL को बाहर से पैसा लेना है तो मिलेगा डॉलर्स में, और एप्पल को लेना है सब रुपीज में, तो ये आपस में क्या करेंगे,
चेंज कर लेंगे कि भाई एक काम कर, अपन ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुझे पैसा चाहिए रुपीस में, मुझे पैसा चाहिए डॉलर्स में, तो एक काम कर यार, तू यहाँ से ले ले, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क जो है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो खत्म हो जाए हमारा। ये होता है करेंसी स्वैप। एक होता है कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप बराबर है। यहां पर क्या करता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने सब फिक्स क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यहां पर, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल कमोडिटी स्वैप। फोर्थ क्या होता है आपका, एक और होता है यार सीडीएस, आपके सिलेबस में नहीं है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और पांचवा होता है आपका इक्विटी स्वैप। ये बेसिकली फंड मैनेजर यूज करते हैं इक्विटी स्वैप को, बराबर है, कि भाई फिक्स रिटर्न देना है हमको, फिक्स रिटर्न को हम स्वैप कर लेते हैं किससे, निफ्टी 50 के रिटर्न से। चल, तो कुल मिलाकर ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। चल, तो ये होते हैं आपके 5 तरीके के स्वैप। फिलहाल आपके सिलेबस में खास कर से कवर है कौन सा वाला यार, इंटरेस्ट रेट। ये वाला याद रखना, ये भी याद रख सकते हो, बट इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ठीक है। स्वैप का मतलब होता है साहब हम, अच्छा स्वैप मतलब हम ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं साहब, हम वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, ये हमारे पास सिस्टम है इसका, कि भाई कंसेप्ट ओवरऑल क्या होता है। तो हमने बहुत सारी तरीके की बात कर ली कि भाई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक हमने बात करी है, बेसिकली वो हमने बात करी बेस बनाने के लिए। आपका इक्विटी मार्केट जो होता है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट हाँ फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप, ये सब के सब आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करते हैं। राइट, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो अपन ने बात करी है। चले, अब हमारा टॉपिक होगा साहब, वो होगा वारंट का। वारंट मतलब क्या होता है पहले हम ये समझे। याद रखना साहब, आपने मूवीज में देखा होगा साहब, वो बोलता है विलन कि आपके पास वारंट है क्या अरेस्ट करने का। तो वारंट का मतलब होता है एक्चुअल में राइट, बराबर है। तो वारंट का मतलब क्या होता है, राइट। अब आप वारंट को किसी भी साथ में अटैच कर दे तो आपको राइट है। से फॉर एग्जांपल आपने वर्ड यूज करा यार अरेस्ट वारंट, इसका मतलब आपको अरेस्ट करने का राइट है, एक ऑप्शन। आपने इक्विटी वारंट कर दिया, इसका मतलब आपको इक्विटी शेयर लेने का राइट है। आपने डिबेंचर वारंट तो डिविडेंड वारंट, तो अकॉर्डिंगली आपने जो भी शब्द आगे लगा दिया वो चीज लेने का आपको अधिकार है, दैट इज कॉल्ड वारंट। चले, तो हमारे यहाँ वारंट की क्या बात कर रहा है, तो वारंट इज एन ऑप्शन। वारंट क्या है यार, एक ऑप्शन है जो कौन इशू करता है यार, कंपनी इशू करती है। इसका मतलब ये है मेरी कंपनी को कोई आपको भविष्य में इक्विटी शेयर्स देना है, तो आज कंपनी आपको क्या दे देगी, एक वारंट दे देगी साथ में। सिर्फ फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, राइट। अब आपको कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में भविष्य में वो कन्वर्ट होगा, क्या कन्वर्जन रेशियो है वो आज से डिसाइडेड है। तो लॉ ने बोला हमने आपको वारंट दे दिया, एक राइट दे दिया कि भाई 5 साल बाद हमारे पास लेकर आना और अपने इतने इक्विटी कन्वर्ट करवा लेना डिबेंचर्स वाले या प्रेफरेंस शेयर्स वाले, एज द केस में भी। तो साहब ये वारंट कौन इशू करता है, ये वारंट एक ऑप्शन है, इशू करता है आपको कंपनी। दैट गिव्स द होल्डर द राइट, वारंट होल्डर को अधिकार है, राइट। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपलसरी परचेज करने के लिए
ये लाइन बहुत काम की है, क्यों? अरे भाई, आज किसी कंपनी का आपको हमने इक्विटी का वारंट दे दिया कि भाई आपके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं और ये भविष्य में काय में कन्वर्ट होंगी यार, इक्विटी में कन्वर्ट होंगी। तो आज हमने आपको वारंट दे दिया। इसका मतलब ये है साहब, मैंने बोला आपको ये राइट है साहब, 5 साल के अंदर आप कभी भी आए और ये अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवा लें, किस में? इक्विटी शेयर्स में। अब से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की लिस्टेड कंपनी है और उस टाइम पे इक्विटी, सब आज हमारी वारंट की कॉस्ट है 200 रुपए और आज चल रहा है इक्विटी शेयर 500 रुपए का। 5 साल बाद वो आ गया 150 रुपए में, तो भाई मैं क्या परचेज करूंगा? क्या पागल हूं क्या? नहीं, सिंपल, मैं अपना साहब डिवेंचर को रिडीम करा लूंगा और वो वारंट को मैं लैप्स होने दूंगा। ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर जो बात करता है वारंट की। बट नॉट द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है कोई टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको कुछ भी नहीं परचेज करना है। वारंट आपका अगर उसकी वैल्यू कम है तो भाई उसको लैप्स हो जाने दो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। यूजुअली 1 पर वारंट एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सरसाइज प्राइस। आपको किस प्राइस पर वो एक्सरसाइज करनी है, मतलब वारंट की प्राइस आपको बता दी जाएगी, भाई 200 रुपए पे आपको एक्सरसाइज करनी है भविष्य में। ये हो गई आपकी प्री डिटरमाइंड प्राइस विद अ स्पेसिफाइड पीरियड कि आपको 5 साल बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवाना है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ कुछ इसके फीचर्स हैं और मेन फीचर क्या है यार? ऑप्शनली कन्वर्टेबल। इसका मतलब ये है, अगर इन्वेस्टर को लगा कि यार आज हमारे इक्विटी की प्राइस 500 रुपए चल रही है तो वो 300 रुपए का बेनिफिट ले लेगा, 200 रुपए में एक्सरसाइज कर देगा, 200 रुपए हो गई बंदे की कॉस्ट और 500 रुपए चल रहा है इक्विटी की प्राइस, तो अकॉर्डिंगली उसको 300 रुपए का मुनाफा हो गया। ध्यान से, ऑप्शनली कन्वर्जन, द होल्डर कैन डिसाइड उसको कन्वर्ट करना है वारंट को इक्विटी में या नहीं करना। इफ द बेनिफिट द इन्वेस्टर, अगर उसको बेनिफिट होगा तो ही वो कन्वर्ट कराएगा, अदरवाइज वो सिंपल उसको वारंट को लैप्स होने देगा और अपना कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है उसको रिडीम होने देगा, अकॉर्डिंगली उसको पैसा मिल जाएगा। ये उसी तरीके से आप एग्जाम्पल सोचे, आपने एक मूवी का टिकट लिया, पैसा दिया आपने, मूवी अच्छी हुई तो आप देख लोगे, नहीं हुई तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सिंपल उसको इग्नोर कर दोगे। लिस्टेड कंपनी में सेबी रेगुलेशन में, आईसीडीआर रेगुलेशन में अलग से रेगुलेशंस हैं वारंट के रिस्पेक्ट में, वो हमको वहां पर बात करनी है। अब एग्जाम्पल देखें, कंसेप्ट क्या है। एक है केस 1, केस 2। अगर मेरे स्टॉक का प्राइस राइज हो रहा है तो क्या होगा? वारंट एक्सरसाइज करूंगा नहीं करूंगा? अगर मेरे स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो मैं वारंट एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, उसकी बात है। अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 100 है, राइट, एग्जाम में सवाल आता है, और करंट मार्केट प्राइस सीएमपी है साहब इसका 150, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? दिमाग लगाएगा कि भाई 100 रुपए देकर वो 150 वाली चीज ले लेगा और 50 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेगा, इसमें तो बेनिफिट है मुझे। अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज प्राइस मतलब इतने रुपए में वो परचेज करेगा, बराबर है। 100 रुपए में परचेज करा, 80 रुपए प्राइस चल रही है तो मैं 20 रुपए का घाटा क्यों लूं? तो लॉ ने क्या बोला है? द इन्वेस्टर विल नॉट कन्वर्ट द वारंट, वो वारंट को कन्वर्ट नहीं करवाएगा इक्विटी में, एज इट इज चीपर टू बाय द शेयर डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। 20 रुपए का घाटा क्यों करे वो? चले, तो क्रिएट अ सिंपल टेबल, हम एक सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं और बिल्कुल लॉजिकल चीज भी है कि भाई अगर एक्सरसाइज प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 150 है, तो वो कन्वर्ट करवा लेगा और 50 रुपए का बेनिफिट ले लेगा। मार्केट एक्सरसाइज प्राइस 100 है, स्टॉक मार्केट प्राइस 80 रुपए है, तो वो लैप्स होने देगा, वो 20 रुपए का लॉस नहीं झेलने वाला है। चले, कुछ कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखें साहब, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। पी लिमिटेड ने इश्यू करे हैं कुछ वारंट विच अलाउड द होल्डर टू परचेज विद 1 वारंट इज इक्वल्स टू 1 इक्विटी शेयर। एक वारंट के बदले में आपको मिलेगा 1 इक्विटी शेयर। वो भी प्राइस क्या होगी इस वारंट की? तो 18 रुपए .275 पर शेयर। द इक्विटी शेयर वर, और आज के दिन बाजार में क्या भाव चल रहा है भाई? 25। तो ये हो गई हमारी सीएमपी। अरे भाई इतने पे लेगा, इतने में बेच देगा, रिमेनिंग बंदे का क्या मिल गया? प्रॉफिट। और अगर वो वारंट को बेचता है, राइट, तो वारंट को बेचने पर उसको कितने रुपए मिलेंगे? 9.5 रुपए। इन दिस केस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, जून 2016 में 4 नंबर का सवाल है भाई, मिनिमम प्राइस निकालनी है वारंट की और वारंट कितना प्रीमियम पे चल रहा है वो हमको निकालना है। चले,
तो निकालने के लिए सिंपल है, आपको कोई ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। सबसे पहले तो द मिनिमम प्राइस ऑफ द, हम निकालेंगे पहले, सबसे पहले मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट। मिनिमम प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी इक्विटी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें से जो आप पैसा दोगे कन्वर्ट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्साइज प्राइस, वो माइनस कर दो, तो आपके वो वैल्यू राइट जो आपको मिला है वो राइट की वैल्यू निकल आई। मार्केट प्राइस कितना है भाई, 25 रुपए हमारे एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज प्राइस कितने हैं 18.275, दोनों का डिफरेंस निकाला, दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट। आप इतना पैसा दे दो, आपको वारंट का इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एक तो ये वाली चीज है, ये मिला आपको प्रॉफिट। अब वारंट कितना प्रीमियम में है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए आपको कोई टेक्निकल चीज नहीं है, सिंपल है। तो ये 6.725 ये क्या आ गई, मिनिमम प्राइस ऑफ दी वारंट, कि भाई वारंट अकेले की प्राइस ये है आपकी, बराबर है। चले, अब वारंट प्रीमियम, तो वारंट प्रीमियम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया गया है साहब। वारंट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल यार, मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस में से हमने जो मिनिमम प्राइस ड्राइव करी है स्टेप 1 में, वो उसको हम माइनस कर देंगे और अकॉर्डिंगली हमारे सामने क्या आ जानी है, हमारे सामने आ जाएगा आपका वारंट का प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के सब मिनिमम प्राइस ये है हमारे पास 25 रुपए, और एक्साइज प्राइस कितनी है वारंट की 18.275, हमने दोनों को माइनस करा। तो ये फॉर्मूला है सब मिनिमम प्राइस ऑफ दी वारंट का। आपको एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है वारंट की कैलकुलेशन में, एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है आपको। तो मिनिमम प्राइस वारंट की कितनी आ गई 6.725। नेक्स्ट पूछ रहा है भाई वारंट प्रीमियम, तो वारंट प्रीमियम मतलब मार्केट प्राइस ऑफ दी वारंट, मतलब दी गई है साहब आपको 9.5 रुपए, माइनस मिनिमम प्राइस ये हो गई, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका, प्रीमियम आया वारंट के ऊपर, इतना प्रीमियम चल रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट 9.5 रुपए, मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट जो स्टेप 1 में कैलकुलेशन किया है, अकॉर्डिंगली माइनस करने के बाद सब ये हमारा मार्केट मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट आ गया, और ये वारंट का प्रीमियम आ गया। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट क्या होता है, वारंट प्रीमियम क्या होता है। एक और सवाल है, 2 नंबर, जनरली ये सवाल 2 या 3 नंबर में ही आता है, इससे ज्यादा वक्त भी नहीं है इसकी। एबीसी कंपनी लिमिटेड ने इशू करे हैं 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹80 ईच विद अटैचेबल वारंट ऑन 20 जून 2018। सब कंपनी ने रुपीज में 80 रुपए में वारंट इशू 80 रुपए में इशू करे हैं इक्विटी शेयर, और साथ में अटैचेबल वारंट भी है। द वारंट कैन बी एक्सचेंज इन इक्विटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1, मतलब 2000 इक्विटी के लिए रिस्पेक्ट में आपको 2000 वारंट दिए गए, मतलब आपको भविष्य में 2000 इक्विटी मिल जाएगा। मिस्टर एस, a shareholder who was allotted 200 equity shares with the attachable warrant on 20 जून 2018 wants to know the warrant premium if the market value of the warrant is 18। उसको चाहिए भैया प्रीमियम कितना है वारंट पे अगर मार्केट वैल्यू 18 हुई। सिंपल, मार्केट वैल्यू में से हम कितना माइनस करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ वारंट में से मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट, और मिनिमम प्राइस निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। चले, तो कैलकुलेट करो भाई प्रीमियम, कुछ नहीं करना आपको, एक फॉर्मूला कौन सा याद रखना है वारंट प्रीमियम का, ये रहा, और एक मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट का फॉर्मूला। मिनिमम प्राइस का मतलब करंट मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, करेक्ट। तो इस केस 1 में हमारे पास वी नीड टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये चीज इसमें दी नहीं है, तो हम ये मान के चले कि भाई जो इनकी फेस वैल्यू है 80 रुपए, वही इनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 80 रुपए है, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट 70 रुपए है, ये लिखा है। तो डिफरेंस आपके पास कितना रुपया, 10 रुपया। 10 रुपए क्या आ गया, मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर हमको प्रीमियम निकालना है, कुछ मत करो, मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट की प्रीमियम कितना है 18 रुपए माइनस 10, तो भाई प्रीमियम कितना आ गया 8 रुपया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, वारंट प्रीमियम फॉर मिस्टर एस 8 रुपया। चलो, अब कुछ अपने दिमाग की उपज के कुछ सवाल करते हैं, जिसको हमने बुलाया सब एबीटी, आशीष ब्रेन ट्रेजर। अब ये जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ Corp issued
5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच विद द अटैचेबल वारंट ऑन। अच्छा, अटैचेबल वारंट इशू करा है साहब, कितने रुपए का है शेयर आपका? 100 रुपीज की फेस वैल्यू हो गई इसकी। कब इशू करा यार? 15 जनवरी 2020 को। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है। ईच वारंट कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 इक्विटी, एक वारंट एक इक्विटी में कन्वर्ट होगा। ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस। यदि मार्केट वैल्यू ऑफ द वारंट 12 रुपए है, कैलकुलेट करें साहब वारंट प्रीमियम। ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको स्टॉक की इक्विटी की करंट मार्केट प्राइस नहीं दी है, तो सिंपल हम इसको ही डीम्ड टू बी क्या मान लेंगे यार? करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, एक्साइज प्राइस 90 रुपए है, तो 10 रुपए क्या हो गया हमारा मिनिमम प्राइस। तो एक कैलकुलेशन ये आ गई। अच्छा, 12 में रुपए में भी बाजार में चल रहा है वारंट पे प्रीमियम, तो 2 रुपए हमारा क्या आ गया यार? वारंट पे प्रीमियम। सिंपल सवाल ये भी कंप्लीट हुआ, राइट? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और हम लेवल पर जाए। LMN लिमिटेड हैज इशूड 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच विद अटैचेबल वारंट ऑन 1 मार्च 2019 को। 1500 इक्विटी इशू करा 50 रुपए के भाव में और अटैचेबल वारंट है। ठीक है, द वारंट कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी एट एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपीज दिए आपको, तो 50 रुपए मतलब अगर बाई चांस चलो दिए यहाँ पर, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी 60 रुपए, अब आपको वो कंफ्यूज करेगा कि 50 रुपए लेनी है या 60 रुपए लेनी है मिनिमम प्राइस निकालने के लिए। याद रखना, अगर करंट प्राइस दी गई है, राइट, तो फिर आपको क्या लेना है साहब? आपको यही लेना है। अगर करंट प्राइस दी गई है तो फिर आपको यही लेना है आपको। अगर करंट प्राइस नहीं दी गई है तो फिर आपको लेना है ये वाली प्राइस, इसको हम सिंपल वहां पर लिख देंगे। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट इज ₹10। मार्केट प्राइस कितनी है यार? 10 रुपए। किसकी? वारंट की। डिटरमाइन कर ले मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट, और भाई वारंट प्रीमियम का क्या कैलकुलेशन होने वाला है ध्यान से। मार्केट प्राइस दी है 60 रुपए, 40 रुपए ये है, तो मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट आ गया 10 रुपए, राइट? सॉरी, मार्केट प्राइस 10 रुपए दिया हुआ है, कैलकुलेशन करें मिनिमम प्राइस कितनी है? 60 माइनस 40। देखो हमने 50 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलरेडी दे रखी है। अगर ये नहीं दे रखी होती करंट मार्केट प्राइस, तो फिर हम 50 रुपीज को डीम टू बी क्या मानते? करंट मार्केट प्राइस। एग्जाम में ध्यान रखना। तो 20 रुपए ये आ गई। वारंट प्रीमियम कितना है भाई? वारंट प्रीमियम चल रहा है अभी 10 रुपए, और हमारी प्राइस कितनी आई है? 20 रुपए, तो नेगेटिव 10 है। तो सीधी बात है साहब, हम ये वारंट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी जेब से तो ना 10 रुपए का नुकसान करेंगे। वारंट प्रीमियम -10, द वारंट हैज नो प्रीमियम, इट इज करेंटली आउट ऑफ द मनी, राइट? तो इस वाले क्वेश्चन में इसका जवाब क्या होगा साहब? हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारा वारंट प्रीमियम। तो वारंट पे कोई भी प्रीमियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, PQR कंपनी लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹150 ईच अलॉन्ग विद द अटैचेबल वारंट ऑन 10 अगस्त 2021। ईच वारंट अलाउ द होल्डर टू परचेज 1 इक्विटी शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 130। मार्केट वैल्यू कितनी है? वारंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस नहीं है, तो जो फेस वैल्यू है उसको ही हम करंट मार्केट प्राइस मान लेंगे। तो मार्केट प्राइस है साहब 150 रुपया, ठीक है, एक्साइज प्राइस है 125 और मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट दिया है 25 रुपए। तो मिनिमम प्राइस निकाला, दोनों का डिफरेंस 20 रुपए आया। 20 माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट कर दिया अपन ने, तो 5 रुपए क्या आ गया हमारा? वारंट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से कैलकुलेशन का सवाल आ सकता है, थोड़ा सा और हम बढ़ाएं। DEF लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹200 ईच विद अटैचेबल वारंट ऑन 5 नवंबर 2017। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट इज 180, ठीक है, एंड द अच्छा करंट मार्केट प्राइस भी दी है 220 की, बहुत बढ़िया। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट इज 15, कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस एंड द वारंट प्रीमियम। कुछ मत करो, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो, तरीका सॉल्यूशन का यही है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 220 है, एक्सरसाइज प्राइस इतना है और प्राइस वारंट का ये दिया, दोनों का डिफरेंस करा हमने, तो मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट में से करंट मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस कर दिया, तो आ गया 40। अरे भाई फॉर्मूला याद है ना?
राइट, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। और फिर वारंट प्रीमियम की बात करें तो वारंट प्रीमियम में हमें क्या निकला है भाई, 15 दिया है यहाँ पर, 40 है यहाँ पर, -25 आया। दिस इंडिकेट दैट द वारंट इज आउट ऑफ द मनी। वारंट प्रीमियम -25, द वारंट हैज नो प्रीमियम एज इट इज करेंटली आउट ऑफ द मनी। राइट, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये थोड़ी एक अलग बात कर देगा, ध्यान से। कंसेप्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक और सवाल है हमारे पास, GHI कॉर्प इशूड 2500 इक्विटी शेयर ऑफ 75 ईच विद अटैचेबल वारंट ऑन 20 जून 2022। ईच वारंट कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 इक्विटी शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 65। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है भाई, 65 रुपीज। और ये कंपनी ने यहाँ करा अच्छा, इसमें हमें करंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है, तो हम 75 को ही क्या मान लेंगे, प्राइस, मार्केट प्राइस 75 है। एक्सरसाइज कितने में करेंगे यार, 65 रुपए में। मार्केट प्राइस ऑफ वारंट कितना चल रहा है, 8 रुपया, तो ये आ गया 10 रुपए। 8 रुपए माइनस 10 रुपए, तो वारंट प्रीमियम -2, दिस इंडिकेट दैट द वारंट इज आउट ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंगली यहां पर भी -2 आया है। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कंसेप्ट क्या है वो अपन ने बात करी है। अच्छा, आउट ऑफ द मनी है तो भाई अभी भी इसमें दम है वारंट में, प्रोवाइडेड ये टाइम वैल्यू के पहले अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा, आउट ऑफ द मनी है तो ये पोटेंशियल लॉस होता है, सब एक्चुअल लॉस नहीं है। हो सकता है एक्सपायरी के पहले इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ABT का 5वां सवाल हुआ, जो आपके पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा काम का हो सकता है, और इसमें से सवाल इस पे आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का।